Hello students, welcome to all in my YouTube channel ऑनलाइन टीचिंग विद अनी। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 11 मार्च को क्या है, आपका एग्ज़ाम है। अराउंड 20 से 25 दिन है हमारे पास अपने मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सजेस्ट किए हैं। आप अगर इतना कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी पूरी तरीके से और आप आसानी से 85% प्लस स्कोर कर पाएंगे। तो आते सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर वाइज। पहले मैंने वेटेज दिखा दिया आपको, तो आप वेटेज देख लें। चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड दोनों को मिला के 8 मार्क्स का है ये। चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट 10 मार्क का है। चैप्टर 5 कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ अ डेरिवेटिव, 7 इंटीग्रेशन, 8 एप्लीकेशन ऑफ अ डेरिवेटिव और 9th डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पूरा कैलकुलस मिला के कितने का है, 35 मार्क्स का है। वेक्टर और 3D इन दोनों को मिला के 14 मार्क्स का एग्जाम के अंदर आएगा। चैप्टर 12 जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स का है। चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का है। टोटल स्कोर हो गया 80 मार्क्स का और टाइमिंग जो आपको मिलेगी वो 3 घंटे की मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी चैप्टर वाइज वेटेज जो मैंने बता दिए हैं, आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग चैप्टर में से अलग अलग टॉपिक मैंने बताए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट चैप्टर गिवन है, चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। तो आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सके, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप इनको ही कर लें तो भी आप समझ लीजिए कि आपने पूरी कंप्लीट रिवीजन कर ली और आप आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वन 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 फंक्शन या फिर ऑन टू फंक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, तो इसे आप ज़रूर करें। उसके बाद है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना, सिमेट्री या ट्रांजिटिव प्रूफ करना, ये है, और डोमेन और रेंज है। और अगर आप इन तीनों में भी मुझसे इंपॉर्टेंट पूछेंगे तो वन 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 और ऑन टू फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डोमेन और रेंज वाला। अगर इतना करने के बाद भी आपके पास एक्सेस टाइम बचता है तब आप इसको इक्विवेलेंस रिलेशन को करें। आते हैं चैप्टर सेकंड के अंदर। चैप्टर सेकंड क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके अंदर दो ही टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें रेंज और डोमेन वाला चैप्टर है, मतलब रेंज और डोमेन है, ये चेक करना। और सेकंड में क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जिसके अंदर भी मेनली जो अगर हम देखें तो एग्जाम में जो ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो साइन, कॉस और टेन पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इन पे ज़रूर प्रिपेयर करें। चैप्टर 3 हमें गिवन है मैट्रिसेस का। मैट्रिसेस के अंदर पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक वाला, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन का। इसमें मल्टीप्लिकेशन का 3 × 3 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का, जिसमें हम ट्रांसपोज वगैरह फाइंड करते हैं। और लास्ट है प्रूफ ऑफ अ यूनिकनेस ऑफ द इन्वर्स, कि कितना यूनिक है ये। हालांकि आप ये 3 इसमें कर लेंगे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इतना करने के बाद भी आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाहें तो उसके लिए फिर आप ये कर सकते हैं। चैप्टर 4 पे आते हैं। चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के अंदर एडजॉइंट और इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो एग्जाम में और भी ज़्यादा पूछा जाता है वो क्या है, लीनियर सॉल्यूशन का, जिसमें आप एक्स, वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 4 से आप इन दोनों ही टॉपिक को कर लीजिए। अगर आप एडजॉइंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको माइनर और को फैक्टर आता ही होगा, तो वो तो इसके अंदर ही आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं चैप्टर 5 के ऊपर, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी तो आपको कंप्लीट करनी ही है। कंटिन्यूटी वाला जो एक्सरसाइज 5.1 है वो तो आप पूरा कंप्लीट करेंगे ही। फिर आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर क्या है, लॉगरिथमिक डेरिवेशन, डेरिवेटिव जिनका था, या पैरामेट्रिक फंक्शन जिन्हें, या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये 3 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप ज़रूर प्रिपेयर करें। और फिर भी आप एक्स्ट्रा करेंगे तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन को भी ज़रूर करें, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये हो जाएंगे। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो सेलेक्ट, जो ज़्यादा प्रोबेबली चांस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो ए और बी सी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे। तो आते हैं चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ अ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर आपको पता ही है मेन इंपॉर्टेंट तो इसके अंदर मैक्सिमा मिनिमा है। पहले तो आप इसी को ही कवर करें। अगर आपका ये कवर हो जाता है और आप इसमें एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं तो फिर आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को भी ज़रूर करें। ठीक है,
चैप्टर 7 पे ऊपर आते हैं। चैप्टर 7 इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में भी डेफिनाइट इंटीग्रल और इवोल्यूशन ऑफ अ डेफिनाइट इंटीग्रल्स ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रॉपर्टी, जो अलग अलग प्रॉपर्टी थी। मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आपको बता देती हूँ, जिसमें हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो हमारे पास बी और ए गिवन लिमिट होती थी और एफ एक्स वाला, ये वाली प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और भी है, जिसमें यहाँ पे ए और यहाँ माइनस ए और एफ एक्स वाली, ये दो प्रॉपर्टी कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डेफिनाइट इंटीग्रल के अंदर भी जो अगर हम देखें तो पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो पोर्शन था वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इस वाली प्रॉपर्टी पे बेस चीज़ें थी, ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक और भी जो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी वाला, तो ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर 7 इंटीग्रेशन के अंदर आते हैं चैप्टर 8 पे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एरिया बिटवीन द सर्कल्स, और जो भी दो डायग्राम के बीच का जो एरिया फाइंड करना होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 8 के अंदर। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर कवर करें, ठीक है। चैप्टर 9 पे आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ऑर्डर एंड डिग्री, ये 1 मार्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें से ज़रूर और ज़रूर आएगा, ठीक है। तो 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। इसके अलावा फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी कुछ ज़्यादा ही प्रोबेबली चांस है, तो आप इसको भी ज़रूर करें, ठीक है। आते हैं चैप्टर 10 पे। तो चैप्टर 10 के अंदर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो पोर्शन था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर कवर करें। फिर उसके बाद है कि जो लाइन सेगमेंट डिवाइड होता है अलग अलग रेशो में, उसके बाद आप इसको कर लें। तो पहले तो आपका जो फोकस रहेगा वो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के सारे प्रॉपर्टीज़ पे रहेगा, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट पे रहेगा। उसके बाद फिर आप इसे भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर हम आते हैं चैप्टर 11 पे, 3D पे। तो 3D के अंदर ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं। हमेशा के लिए जो इससे पहले के लिए जो होता था इंपॉर्टेंट, वो प्लेन होता था, पर आपके सिलेबस में प्लेन है नहीं, वो कट चुका है। तो आपके लिए ये 3 जो बचा है उसके अकॉर्डिंग ये 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें है डायरेक्शन, कोसाइंस और रेशोज जो हमें फाइंड करना पड़ता है। सेकंड है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स, जो हम निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, तो इसमें से तो मैं कोई भी चैप्टर कुछ भी नहीं कहूँगी आपको छोड़ने के लिए, ये सारे तीनों ही टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप तीनों ही को ही कवर करें। चैप्टर 12 के अंदर तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप भी जानते हैं कि चैप्टर 12 के अंदर 5 नंबर का आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी है। आपने जितने भी चैप्टर करे हैं 12th क्लास में, उसमें मुझे लगता है आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय चैप्टर 12 को ही किया होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग को। फिर आते हैं हम लास्ट पे, चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी पे, जिसके अंदर बेस थ्योरम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन, जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो बेस थ्योरम ही है, लेकिन चांस इसके भी बहुत ज़्यादा हैं, और 1-2 मार्क के जो क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें, इसके लिए कंडीशनल और इंडिपेंडेंट इवेंट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो आपका टारगेट बेस थ्योरम और कंडीशनल वाले पे ही रहे, फिर भी आप एक्स्ट्रा करना चाहें तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ज़रूर करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने सारे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं। आई होप ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और अब ये बिल्कुल हाई टाइम है कि आप सिर्फ हार्ड वर्क पे फोकस ना करें, बल्कि स्मार्ट वर्क पे भी करें, ताकि आपका पूरा सिलेबस भी अच्छे से रिवाइज हो सके, ठीक है स्टूडेंट्स मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बट हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर तो बातें कर ली कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट था क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैथ्स में। बट मैं प्रेजेंटेशन पे भी कुछ बात करना चाहूँगी कि आपको अपनी आंसर शीट को किस तरह प्रेजेंट करना है, कैसे रखना है, ताकि आप और अच्छा स्कोर गेन कर सकें। क्योंकि स्टूडेंट्स आप भी जानते हैं कि एग्जामिनर के सामने आप खुद तो जाएंगे नहीं, आपकी आंसर शीट का ही सारा क्या होगा, इंप्रेशन होगा। तो आप अपनी आंसर शीट में कुछ बातें ध्यान रखें, ताकि आप और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये, कि आप अपनी आंसर शीट में साइड मार्जिन जरूर छोड़ें। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने इस शीट के अंदर दोनों साइड एक साइड मार्जिन छोड़ा हुआ है। ये आपको हेल्प करेगा, पहली चीज़ तो कि एग्जामिनर जब भी आंसर चेक करता है तो उसको मार्क्स देने होते हैं तो वो साइड पे देता है, इसके लिए भी यूज़फुल रहेगा। और दूसरा कि यहाँ जो आप आंसर नंबर लिखते हैं या क्वेश्चन नंबर लिखते हैं, उसमें भी क्या रहेगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो पहला पॉइंट तो यही है कि आप मार्जिन का भी ध्यान रखें कि दोनों साइड आप आंसर शीट पे मार्जिन जरूर छोड़ें, ठीक है। और दूसरी चीज़, तो पहली चीज़ जो मैंने बताई वो तो मार्जिन की थी,
साइड मार्जिन। सेकंड चीज़ पे भी आप ध्यान रखेंगे। सेकंड चीज़ क्या है कि आप जो अपना जो भी फर्स्ट आंसर स्टार्ट करते हैं या फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसमें जो आंसर आप लिखते हैं वो यहाँ साइड में ना लिख के यहाँ बीच में लिखें। जैसे कि मैं यहाँ करके लिख के दे रही हूँ आपको, आंसर नंबर 1, तो आप ऐसे लिख के इसको अंडरलाइन करके फिर अपना आंसर लिखें। काफ़ी बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, तो वो भी एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता है। तो आप आंसर लिखें, क्योंकि आपको तो आंसर लिखना है, क्वेश्चन पेपर तो आपके हाथ में है, ठीक है। सेकंड थर्ड पॉइंट, एक चीज़ और, जैसे आप मैथ्स का पेपर दे रहे हैं तो आपके पास हर क्वेश्चन के लिए अक्सर आपको फार्मूला ज़रूर होगा, तो आप क्वेश्चन जो स्टार्ट करें सबसे पहले फार्मूले को ही लिखें। और करते टाइम आपको पता होगा कि क्वेश्चन करते टाइम कई बार हमें कई आइडेंटिटीज़ उसमें क्या है करनी पड़ती है, यूज़ करनी पड़ जाती है। तो उस आइडेंटिटी को आप यूज़ करें, तो उसको जैसे कि मैं अगर क्वेश्चन यहाँ पे कर रही हूँ तो इतनी साइड जगह बचती जाती है मैथ्स के एग्जाम में, क्योंकि आपका थ्योरी तो नहीं है कि आप पूरी लाइन को कवर अप करेंगे। तो इधर का जो साइड छूटता है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी पड़ रही है या फिर फॉर्मूला आप डेफिनेटली उसमें यूज़ करेंगे ही क्वेश्चन में, तो उसको आप ना साइड में लिखें। तो जैसे ऐसे डॉट डाल के आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। और आप इसको ऐसे कर दें, ठीक है। ये क्या रहेगा, बहुत अच्छे से आपके आंसर शीट को प्रेजेंट करेगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप कोशिश करें, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बट आप कोशिश करें कि आप सबसे पहले उन्हीं सेक्शन को उठाएं। आप सेक्शन वाइज क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, आंसर को अपने अटेम्प्ट करें, और आप कोशिश करें कि सेक्शन के आप पहले वही सेक्शन उठाएं जिसके बारे में जिसमें आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ, ठीक है। या फिर आप अगर जगह भी छोड़ना चाहें तो उसके लिए जगह छोड़ दें, पर आप सेक्शन वाइज करते तो ये और भी अच्छा रहेगा। और चौथी चीज़ जो आप ध्यान रखें, हाँ, जैसे कि हमने अपना आंसर कंप्लीट कर लिया, जैसे मैंने फर्स्ट आंसर लिखा, मान लेते हैं कि मेरा फर्स्ट आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे हो गया ये कंप्लीट। तो इसके बाद जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना, उसके लिए कम से कम 5 से 6 लाइन ज़रूर छोड़ें। आपकी जो आंसर शीट होगी उसमें लाइनिंग होगी, तो कम से कम 5 से 6 लाइन ज़रूर छोड़ें। उसके बाद फिर अपना आंसर सेकंड शुरू करें। इससे क्या होगा, एक तो अलग अलग आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, सेकंड यहाँ स्टार्ट हो गया। और सेकंड थिंग, एग्जामिनर को यहाँ जगह भी मिल जाएगी आपकी आंसर शीट में आपको मार्क्स देने के लिए, ठीक है। और लास्ट जो मैं बताना चाहूँगी कि आप अपनी आंसर शीट में जो लास्ट आपका आंसर आता है उसको आप अंडरलाइन, उसको आप बॉक्स में बंद कर दें या कुछ। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा आंसर आ गया x+y=1, या यही मान लेते हैं कि ये हमारा आंसर आ गया, तो हमने क्या किया, इसको बॉक्स में बंद कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन और आपका आंसर डिफरेंशिएट हो जाएगा, जिससे एग्जामिनर को काफ़ी हेल्प मिलेगी उसको आइडेंटिफाई करने में। और इतनी छोटी छोटी, हालांकि ये छोटी छोटी बातें हैं, पर इतनी छोटी छोटी बातें इसलिए बताई जा रही हैं आपको, क्योंकि हमें ये मान के अपनी आंसर शीट को प्रेजेंट करना है कि सामने वाला जो एग्जामिनर हमारा पेपर चेक करेगा उसको कुछ नहीं आता, हमें हर चीज़ क्या है उसे लिख के बतानी पड़ेगी, प्रेजेंट करनी पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको मेरी सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, आप अच्छे मार्क्स स्कोर करें। थैंक यू सो मच।